लोकसभा चुनाव में कुछ देख रहे हैं क्या आप भी? देखिए, क्योंसर में लोगों को परिवर्तन चाहिए। हम्म। और जितना आप देखते हैं कि भाई ये अपने आप को शो करता है, भाई मैं जाटों का लीडर हूँ, या मैं ही हूँ जो जाट लॉबी को चला रहा हूँ, तो ऐसा है नहीं। ग्राउंड स्थिति ये है कि जितने इनके वोटर्स है उससे ज्यादा खिलाफ है। अभी वर्तमान में राजनीति पे धर्म हावी है या धर्म पर राजनीति? क्यों सर, में किस तरह की राजनीति होती है? अंबुजा में ये मुंडवा वाले में नहीं, ये नहीं इब्राहिम अंबुजा लिंकन साहब ने उस समय कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता लेकिन के लिए इसमें जो थर्ड पॉइंट है जनता के लिए, ये अभी कहीं ना कहीं मिस। ये मिसिंग है। हनुमान जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, 8 से 13 हो उन्होंने निर्दलीय लड़ा, 18 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, 19 का लोकसभा का चुनाव उनका रहा, फिर उपचुनाव रहे और 23 का चुनाव रहा, 6 बार वो चुनाव में अपनी अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई है। आप बिल्कुल नए थे, विधानसभा चुनाव को लेकर आपका पहला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सामने जो कैंडिडेट है लंबे समय से चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, तो हमारे लिए कितना कठिन होगा, ऐसा कुछ महसूस हो? हरिराम जी, जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जो हिंदू मुस्लिम है, या मैं सोशल मीडिया का भी बोलूंगा, कुछ व्हाट्सएप हो गया, इन पे जो गलत प्रचार चल रहा है। तो लोगों ने उसमें ये भी कहा यार आज तो तेजपाल जी के उधर ज्योति जी जा रहे हैं और वोटों की मांग करेंगे। देखिए, चुनाव और खेल अगर अपन देखें तो कबड्डी में काका कोई नहीं होता, तो चुनाव में जब आप उतर जाओ फिर सामने चाहे कोई हो, फिर आपको पूरा जोड़ अभी लगा। चल भी रहा है एक बड़ा आंदोलन भी, हंसदेव जो जंगल बचाने को लेकर के भी, हाँ, वहां पर भी यही हो रहा है कि उनकी बस्तियां हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ी थी 2 दिन पहले, किरोड़ी लाल जी भी जाके आए थे, जाते दादी हैं। मीना मंत्री जी जो है, पायलट साहब ने भी अपना बयान दिया था। तो गवर्नमेंट जो बनी है उनको इस चीज पे देखना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आरएस बनेंगे, वही बच्चे आगे सरकार चलाएंगे, सरकार और चलाएंगे। उनके साथ अगर फेयर नहीं होता तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई वो भी आगे फेयर आपको करेंगे। लाइव समय जो सिंबल मिला, ये सिंबल अगर समय पे मिलता तो शायद वो बड़ी लॉबी है वो आपकी तरफ ही रहती, उधर डाइवर्ट नहीं ये होती। अगर 1 महीने पहले सिंबल मिला होता तो आज चुनाव ही, मतलब जो चुनाव का रिजल्ट है वो एकदम अलग बहुत सारी होता। विधानसभा और तो ऐसी निकल गई जिनमें कोई बाहर से बड़ी लीडर मीटिंग भी भी नहीं आया हुई। भी नहीं। हाँ, अगर हम ओसिया को भी हमने देखा, वहां पर भी कोई नहीं आए। ओशिया का आप देख लीजिए, जाइल में 2000 से आ रहे जाइल थे। में कोई नहीं आए। हाँ, और तो फिर क्यूंसर में भी आपके कोई बड़ा नहीं कोई लीडर, नहीं। तो कांग्रेस ये की भी जो सीटें गई है, एक 1500 से गई, हम्म। एक 2000 से गई है, एक 5000 से गई है, तो ये सीटें जीती हुई सीटें हार गए। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ज्यादा डिफरेंस। आप नशे करके अपने आप को तो खत्म कर ही रहे हो, उसके साथ में अपने परिवार को भी आप खत्म कर दो। तो मैं आपके चैनल से, द सरफेस से, यही कहना चाहूंगा कि भाई आप भी इसके लिए जागरूक करें। और नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपको विदित भी करवाया था कि हम हमारे न्यूज चैनल पे एक शो लेके आ रहे हैं, शख्सियत, और उसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, और भी अलग अलग क्षेत्रों से जो सम्मानित नागरिक हैं, हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले सूचित भी किया था, और आज हमारे इस शो में हमारे साथ में खास मेहमान है, राजनेता है, युवा भी है और प्रभावशाली भी है। अब उनकी एक साफ छवि है, बेदाग छवि के नेता हैं, और खियोसर विधानसभा से जिन्होंने हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और कुचेरा नगर पालिका से चेयरमैन भी है। हमारे साथ में है श्री तेजपाल मिर्दा, उनसे आज हम चर्चा करेंगे। हमारा ये एपिसोड काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम उनके साथ में पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इतना टाइम हमारे लिए निकाला, और आपसे हमने चर्चा की तो आपने कहा बिल्कुल आप आइए, और हम आपके पास पहुंचे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? आप पीछे बीमार चल रहे थे। अभी 5-7 दिन से वायरल हो रखा था ठंड के कारण। अब ठीक है हरिराम जी, और धन्यवाद आपको कि भाई आप ठंड के टाइम पे इंटरव्यू लेने यहाँ पे आए, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप कैरी ऑन बहुत फॉरवर्ड। सारे मुद्दे हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो करंट अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें आप खियूंसर विधानसभा से प्रत्याशी कांग्रेस था। के प्रत्याशी थे, हाँ, इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव का कैसा अनुभव रहा आपका? हम उस पर थोड़ा जानना चाहते ओवरऑल अगर विधानसभा चुनाव का देखा जाए तो टाइम मेरे को काफी कम मिला था। 5 तारीख को मेरे को टिकट मिला था, रात को करीब 2 बजे सिंबल मेरे हाथ में आया था, और 6 को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। तो
मैं कंटिन्यू भागते भागते सुबह 11 बजे तो नॉमिनेशन भरा, और मात्र 18 दिन मिले थे बीच में, जैसे दीपावली रामा सामा के भी दिन थे जिसके अंदर गांव में रहना पड़ा। तो जो टाइम मिला वो काफी कम मिला, और क्षेत्र अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें क्योंसर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, चांदापट्टी, सालक बेल्ट और थली। काफी बड़ा एरिया है और काफी टफ और हेक्टिक था, मतलब एक तरीके से पूरा जूझना पड़ा था 20 दिन तो। लंबा क्षेत्र आगे हो गया। हाँ, लंबा क्षेत्र था, और मतलब मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, एकदम नया एरिया होते हुए भी। मतलब मेरे को लगता है कि ठीक था, वैसे ओवरऑल जो टाइम निकला वो अच्छा था। लोगों के साथ में आप रहे, कैसा मेल-जोल रहा? किस तरह का प्रेम मिला गाँव में? लोगों के बीच में आप गए हैं, बुजुर्गों के बीच में गए, युवाओं के बीच में गए हैं। जैसे अगर अपन देखें कुचेरा के जो नियर बाय बेल्ट थे, जो आसपास के गांव थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ की अगर आप मीटिंग्स देखें, वहाँ के अगर आप वोट काउंट भी देखें या लोगों का जो जुड़ाव देखें, तो वो देखते ही बनता था। खींवसर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 ही तरीके के वोट हैं। या तो जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए है उसके पर्सनल वोट है, या उसके खिलाफ के वोट है। यहाँ पे पार्टी के वोट नहीं है। तो जो यहाँ पे टिकट पहले लेके आ जाता है या जिसने चुनाव मान दिया, वो एक तरीके से जो खिलाफ के वोट है उनका धनी बन जाता है, अच्छा, वो उधर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें से ये 28-30 हजार जो वोट लेके आना, ये बहुत बड़ी चीज है। और जैसा आपने पूछा भाई लोगों का क्या रुझान था, क्या चाव था, तो लोगों की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि भाई एक सक्षम पढ़ा लिखा कैंडिडेट आए, पर कहीं ना कहीं पार्टी की कमी रह गई, या आप मेरी कमी मान लीजिए कि टिकट लेट मिला, मैं मैदान में लेट आया, तो इसके कारण जो सली बेल्ट है वो जुड़ाव नहीं कर पाया, उसमें मेरे को वोट कम मिले। ये आपने जो बात कही थी कि वोट है वो पहले ही दूसरी तरफ उनका झुकाव हो गया। हाँ। ये अगर देखें 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, फिर 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, एक चीज हमने इसमें देखी कि 18 में जो सारे के सारे वोटर्स है सिटिंग एमएलए के विपक्ष में एक पार्टी की तरफ हो गए थे, वो सवाई जी की तरफ सारे वोट है जो कन्वर्ट हो गए। 2023 के इलेक्शन में दूसरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो चले गए, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि एक बड़ी लॉबी है इसमें, वो बड़ी लॉबी एक बार इधर और एक बार इधर, वो एक ऑप्शन शायद ऐसा ढूंढ रही है। देखिए क्योंसर में लोगों को परिवर्तन चाहिए, और जितना आप देखते हैं कि भाई ये अपने आप को शो करता है भाई मैं जाटों का लीडर हूँ, या मैं ही हूँ जो जाट लॉबी को चला रहा हूँ, तो ऐसा है नहीं। ग्राउंड स्थिति ये है कि जितने इनके वोटर्स है उससे ज्यादा खिलाफ के हैं, बट उनको कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा, वो उसकी तलाश कर रहे वो हैं। उसकी तलाश कर रहे हैं। आप इसके कंटिन्यू 2 इलेक्शन जैसे 2018 और 23 आपने बताया, मैं इसके अलावा बताना चाहूंगा 2019 का इलेक्शन भी हुआ था जिसमें हरिंदर उपचुनाव जी हुए ने थे, लड़ा था। हरेंद्र जी ने चुनाव लड़ा। सवाई सिंह जी शायद 12,000 से हारे थे, और हरिंदर जी 4,000 से हारे थे, और ये अभी 2,000 पे आ गया। वो डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम होने के साथ में पार्टियां कभी सवाई जी ने कांग्रेस से लड़ा, हरिंदर जी ने भी कांग्रेस से लड़ा, वही वोटर्स पूरे पूरे इस बार बीजेपी में शिफ्ट हो बीजेपी की गए तरफ थे। होगी। और इसका जो खुद का ग्राफ है, जो एग्जिस्टिंग एमएलए उसका ग्राफ गिरा है, तो लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं, बट उनको एक अच्छा विकल्प नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये परेशानी हुई। वो ये अगर जो आपको लाइव समय जो सिंबल मिला, ये सिंबल अगर समय पे मिलता तो शायद वो बड़ी लॉबी है वो आपकी तरफ ही रहती, उधर डाइवर्ट नहीं होती। ये अगर 1 महीने पहले सिंबल मिला होता तो आज चुनाव ही, मतलब जो चुनाव का रिजल्ट है वो एकदम अलग होता, और जो समीकरण है वो पूरे चेंज हो जाते। पर एंड टाइम में मिलना, उससे पहले जैसे बीजेपी के कैंडिडेट फाइनल हो गए थे और पूरा चुनाव मंड चुका था। हमेशा चुनाव में ये रहता है कि आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो अपने साथ में अपनी टीम जोड़ते हो, जो नए लोग हैं उनको जोड़ते हो, तो वो ऑलरेडी जुड़ चुके थे जब तक मैं आया। मेरे को उनसे करीब करीब 8 दिन लेट सिंबल मिला था, तो तब तक सारी सरपंच जुड़ गए थे, जो प्रधान थे वो जुड़ चुके थे, जो पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य थे वो सारे जुड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये लेट होने के कारण ही समय की कमी हाँ, वास्तव में खली इस चुनाव वो में। वो बहुत ज्यादा कम मिला मेरे को। तो वो मिलता तो और भी कैंपेनिंग अच्छी होती। कैंपेनिंग अच्छी होती, और ओवरऑल आप देखें तो रिजल्ट 100% चेंज हो जाता अगर टाइम से टिकट मिलता। क्योंकि एक मांग भी थी, युवा लीडर की जो मांग भी चल रही है, और कांग्रेस ऐसा भी चाहती है कि युवा आगे आए, और हाँ, उसमें अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति जो आए तो जरूर जनता को भी उनका फायदा होता है। हाँ, एक हनुमान जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, 8 से 13 हो उन्होंने निर्दलीय लड़ा, 18 में उन्होंने अपनी पार्टी का
गठन किया। 19 का लोकसभा का चुनाव उनका रहा, फिर उपचुनाव रहे और 23 का चुनाव रहा। 6 बार वो चुनाव में अपनी अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई है। आप बिल्कुल नए थे, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका पहला चुनाव है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि सामने जो कैंडिडेट है लंबे समय से चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, तो हमारे लिए कितना कठिन होगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ? हाँ, ऑब्वियसली देखो, मैंने जैसा बताया कि भाई अभी तक मैंने जो चुनाव लड़ा है वो नगर पालिका का है। नगर पालिका में मतलब जो वोटर्स है टोटल वो 15,000 वोटर्स हैं कुचेरा में। और कुचेरा सबसे बड़ा टाउन है, तो इस चीज का मेरे को बेनिफिट मिला। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव और बेनिफिट जो मेरे को मिला वो कुचेरा के जितने भी लोग थे, हर घर से एक बंदा रोज मेरे साथ चलता था। अच्छा। 20 दिन तक हर परिवार से एक बंदा रोज साथ चलता था, और सब अपनी गाड़ियां लेके। तो खुद के खर्चे पे। खुद के खर्चे पे ये मतलब अगर देखें तो सबसे पॉजिटिव और सबसे प्लस था। यानी कहीं ना कहीं जो उनकी वीकनेस थी ये यही थी कि भाई उनके साथ इस तरीके से कोई भी साथ चलने वाले नहीं थे, और मेरे साथ लगभग कुचेरा के हर आदमी चल रहा था। और जहाँ प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दिया भाई, टिकट लेट होने के कारण लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया। बाकी परिवर्तन इस बार 100% होना था, और ये थोड़ी सी कमी रह गई, वापस वो सेम रिपीट हो गए। नहीं तो इस बार इनका था कि भाई हारेंगे ही हारेंगे। एक्टिव तो है आप, अभी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, चर्चाएँ हो रही है। हाँ बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो हमने भी स्टडी किए, अभी आप कंटिन्यू उनमें जा रहे हैं लोगों के बीच में। हाँ, मतलब अगर कोई भी मेरे को बुलाता है तो मैं कभी मना नहीं करता, और कोशिश करता हूँ कि भाई वहाँ अगर हूँ मैं, या अगर मान लीजिए नागौर हूँ या कुचेरा हूँ, तो वो प्रोग्राम अटेंड करूँ, और जहाँ तक हो सके लोगों का कोई काम है तो उनको 100% संतुष्ट करूँ। हम कुचेरा गए थे चुनावों से पहले, जब आपको टिकट नहीं मिला था, उससे काफ़ी समय पहले हम गए थे। हम्म, कुचेरा बस स्टैंड पे हमने बुजुर्गों से बात की थी, हमने एक एपिसोड वहाँ का बहुत अच्छा एपिसोड निकाला था। उनमें बुजुर्गों ने हमें एक बात कही थी कि अगर इनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता है, फिर हम वोट इन्हीं को देंगे। अगर इनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है, तो फिर आपकी तरफ से उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आप जहाँ आपकी इच्छा करें वहाँ वोट दो। हाँ, कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज़ नहीं है यहाँ पे, और अगर इनके परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम सहर्ष उनके साथ में हैं। तो ऐसा भी लोगों में थिंकिंग वो हमने। मैंने आपको बताया ना, जैसे मेरे को करीब करीब 7.5 साल हो गए पॉलिटिक्स में। और मेरे से पहले अगर आप देखें तो जैसे रिशपाल जी है, विजयपाल है। विजयपाल मैं बन चुका था चेयरमैन, उसके बाद विजयपाल जी हाँ। हुए। विजयपाल जी पिछले 50 साल से राजनीति में है। खासकर कुचेरा के लोगों से जैसे परिवार का रिश्ता होता है उस तरीके से हो चुका है। मतलब अब ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं कोई गांव में जा रहा हूँ या ये लोग अलग हैं। वो एज एन जैसे फैमिली मेंबर होते हैं, उसी तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से मेरे को काम बोलते हैं। तो जहाँ मेरा या मेरे परिवार का नाम आता है तो वो पहले हमारे साथ होंगे और उसके बाद पार्टी या लोग देखते हैं। ये आपका जो नगर पालिका का दूसरा चुनाव है, हाँ, तो दूसरा ये चुनाव है नगर दूसरा पालिका। चुनाव पार्टी से है या इंडिपेंडेंट? पहला जो चुनाव हुआ था उस टाइम कांग्रेस ने हमें सिंबल नहीं दिए थे। वो इंडिपेंडेंट आपने? हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ा था। 20 वार्ड थे उस टाइम। 20 में से 11 अपने जीते थे निर्दलीय। फिर मैं चेयरमैन बना था, और 9 कांग्रेस जीती थी। बीजेपी उस टाइम कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था। और इस बार जो 2021 में चुनाव हुए थे फरवरी में, उसमें 25 में से 23 सीट हमने जीता कांग्रेस की। कांग्रेस ने सिंबल दिए थे, और 2 इंडिपेंडेंट जीते। ये था रिजल्ट। 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं, और अभी राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद में सरकार अभी तक कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाई है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और आपके जो पार्टी के नेता है राहुल जी, उनका एक विचार है कि युवाओं को जितना हो सके उतना मौका दे। यार इसकी कमी विधानसभा चुनावों में भी खली थी इसकी। लोकसभा चुनावों की बात करें तो नागौर लोकसभा क्षेत्र से कोई युवा लीडर कांग्रेस में अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर हम कहीं जाते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं एक चर्चा चल रही है। तो लोकसभा चुनाव में कुछ देख रहे हैं कि आप भी? नहीं नहीं, लोकसभा का अभी ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, हमने जैसे फील्ड चेक किया क्यूसर की तरफ से, हमने देखा कि आपने चुनाव लड़ा और यूथ आइकन है। उसके बाद में हम नागौर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई वो चेहरा नहीं मिला कांग्रेस में। फिर हम जाइल की तरफ बढ़ते हैं तो भी नहीं मिला। उधर मुकेश जी बाकर है, वो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है। फिर रामनिवास जी भी हैं। बाकी हमने नज़र पसारी है कि कहीं हमें नहीं मिला, तो फिर हमने सोचा कि तेजपाल जी से पूछ ही लेते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहा है,
और कोई नया चेहरा मिले, शांत स्वभाव और दूसरा बेदाग छवि, अभी तक किसी प्रकार का आपके ऊपर दाग नहीं लगा है, राजनीतिक कलंक किसी प्रकार का नहीं लगा, तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि अगर पार्टी मौका दे तो? एग्जाम से देखिए, वो डिपेंड करता है टाइम पे, पर अभी आज की तारीख में मतलब 1% भी मैं नहीं सोच रहा लोकसभा का। क्योंकि मेन इसमें रहता है भाई आपकी वर्किंग ग्राउंड पे कितनी कर रखी है आपने। हमेशा कोई भी अपन चुनाव लड़ते हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम 6 महीने प्रिपरेशन के लिए चाहिए, लोगों के बीच में लंबा लोगों क्षेत्र को है। समझना पड़ता है लोगों की डिमांड क्या है, और लोग भी आपको जाने तब आप वो चुनाव निकाल सकते हो। ये 6 महीने मैंने आपको विधानसभा के लिए बताया है, लोकसभा के लिए कम से कम 2 साल का आपको टाइम चाहिए, और अभी अगर अपन देखें तो लोकसभा में मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। अभी तो आचार संहिता मार्च में लगी जाएगी। तो हाँ, मैं मतलब इम्पॉसिबल है फिर ये इस तरीके से चुनाव लड़ना तो। अभी पिछला जो सेशन रहा, गहलोत सरकार जो रही 5 साल, हम्म, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लोगों को सीधा धरातल पे बेनिफिट हुआ, हाँ, और डायरेक्ट अगर कहें तो सीधा उनको फायदा हुआ। डायरेक्ट लोगों को अगर फायदा। गवर्नमेंट कर्मचारियों की बात करें तो ओपीएस उनके लिए एक योजना आई थी, ईआरसीपी के लिए भी गहलोत सरकार ने काफी प्रयास किए। हम्म, उसके अलावा बहुत सारी जैसे कि बिजली फ्री वाला मामला चला, और किसानों को जो राहत मिल रही है, बिजली भी मिल रही है और पेंशन में भी उन्होंने वृद्धि की। हाँ, और ऐसी बहुत सारी योजना धरातल पे उतरी है, हम्म, उसके बावजूद भी सरकार वापिस से रिपीट नहीं हो पाई। हम्म। क्या लगता है, ऐसा कुछ क्या कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से वापिस रिपीट नहीं हो पाए? देखिए, कारण में अगर अपन देखें ओवरऑल तो कहीं ना कहीं ये छोट मोट जो पार्टी के सीटों का बंटवारा हो गया या इंटरनल डिस्प्यूट्स जो थे, शुरू में वही थे, आपको मतलब मैं यहाँ माइक पे नहीं कहना चाहूंगा, पर उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा। नागौर का एनालिसिस अगर अपन करते हैं, 10 सीटें थी, 10 में से 4 कांग्रेस आई है, 4 बीजेपी आई है और एक आरएलपी, एक निर्दलीय। हाँ। कांग्रेस की जो सीटें गई है, एक 1500 से गई, एक 2000 से गई है, एक 5000 से गई है, तो ये सीटें जीती हुई सीटें हार गए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर विपक्ष मतलब कांग्रेस विरोधी लहर होती, या अपन ये मान लेते हैं भाई कांग्रेस से लोग असंतुष्ट हैं, तो वो सीटें कम से कम 30 से 40 हजार से हारने चाहिए। अच्छा, बड़े अंतराल से। बड़े अंतराल से हारते। तो ये लोग संतुष्ट थे, एंटी इनकम्बेंसी भी ऐसी नहीं थी, पर जो पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स थे उनके कारण हारे। तालमेल ठीक से नहीं बैठा। तालमेल ठीक से नहीं बैठा, और कहीं ना कहीं जो था कि भाई आपको कोई स्टेप है, यानी कैंपेनिंग जो चल रही थी वो बीच में इन्होंने फास्ट कर रखी थी, एंड में जिस दिन 24 तारीख को इलेक्शंस थे तो 20 के बाद कैंपेनिंग नहीं हुई। बड़े लीडर्स थे, वो इतने एक्टिवली यहाँ एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारी विधानसभा तो ऐसी निकल गई जिनमें कोई बाहर से बड़ी लीडर भी मीटिंग नहीं आया हुई। भी नहीं। हाँ, अगर हम ओसिया को भी हमने देखा, वहां पर भी कोई नहीं आए। ओशिया का आप देख लीजिए, जाहिल 2000 से आ रहे जाहिल हैं। में कोई नहीं आए। हाँ, और तो फिर खिंवसर में भी आपके कोई बड़ा नहीं, लीडर नहीं। तो ये भी बहुत मायने रखता है चुनाव में कि एक बड़े लीडर का विजिट करना, और बहुत सारी जो करंट सरकार होती है तो उनकी घोषणाएं भी होती है क्षेत्र को। घोषणाएं भी होती है। अगर आप गहलोत साहब की ये देखें कि भाई घोषणाएं जो थी या जो इन्होंने काम किए, लोक कल्याणकारी नीतियां या जो काम अगर देखें तो वो इनके टाइम पीरियड में ही हुआ है। सबसे बड़ी अगर आप स्कीम देखो, ओपीएस स्कीम देख लीजिए। उसके अलावा जो 7 गारंटी दी थी, उसमें ग्राउंड पे जो अपने प्रॉब्लम रहती है, भाई ग्राउंड पे गायों का अपन बोलते तो सभी हैं कि गाय हमारी माता होती है और उसको प्रोटेक्ट करो, पर प्रोटेक्ट करने का जो रूट कॉज है भाई कैसे इसको बचा सकते हैं, तो उन्होंने एक वो स्कीम निकाली भाई 2 रुपए केजी गोबर खरीद लेंगे। तो जितनी भी ये गौवंश बाहर घूम रहा है, वो लोग किसान जो भी हैं वो उनको बांधेंगे और उनका जो गोबर है वो बेच के 2 रुपए आमदनी कमाएंगे। हाँ, तो ये जो इन्होंने प्लानिंग करके निकाले थे, ये बहुत अच्छी स्कीमें थी, बहुत लोगों के फायदा होने वाली थी। ये पर भी था, गहलोत साहब ने अनुदान भी जो गौशालाओं का है वो वो भी बढ़ाया था। वो भी बढ़ाया था, 9 महीने कर दिया था। हाँ, वो बढ़ाया था। आम जो थे 25 लाख से 50 लाख कर दिया था। जो अपने हेल्थ बीमा है कि भाई आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, 50 लाख तक का सरकार आपका पे करेगी। चिरंजीवी योजना जो है। हम विधानसभाओं में हम भी गए थे। हाँ, हमने लोगों से पूछा था कि आपकी सबसे अच्छी स्कीम कौन सी लगी गहलोत सरकार की। चिरंजीवी का तो नाम लेते थे सब। चिरंजीवी का नाम जरूर हाँ, आता था। वो ये कहते थे कि हमें सिर्फ कार्ड लेके बाहर निकलना है, बाहर निकलना। बाद में इलाज हो, हॉस्पिटल पे डिपेंड है, जितना भी इलाज करवाना आप करवाओ।
बड़ी योजना ये चिरंजीवी लोगों के लिए फायदेमंद मैं हुई। मतलब जैसे ये बात चली है तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंसर में भी जैसे मैं घूमा, तो यहाँ पे भी कम से कम 50 लोग ऐसे मिले मेरे को जो लोअर क्लास के थे, लोअर मिडिल क्लास के थे। हम्म। उन्होंने ये स्पष्ट बोला, बोले भाई हम तो कांग्रेस को जिताएंगे, कि भाई हमारे आज परिवार में कोई भी काम होता है, चाहे हॉस्पिटल में कोई भी भर्ती हो, तो वो फ्री इलाज हो जाता है। तो ये चिरंजीवी तो नो डाउट वर्ल्ड की अगर अपन देखें, भाई राजस्थान की नहीं पूरे वर्ल्ड की, ये बेस्ट योजना थी। नहीं, बाहरी राज्य में भी अगर हमने कभी डिबेट देखी है तो उनमें राजस्थान के रहने वाले लोगों ने यही कहा कि हमारा तो हाँ, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, फ्री आप है, जानो आपका काम जाने। आप काम जाने, एक सही बात है। ख्यूसर की मैं राजनीतिक स्तर की बात पूछूंगा आपको। ख्यूसर में किस तरह की राजनीति होती है? क्योंसर में अगर अभी तक आप देखें तो जो ग्राउंड का काम है कि भाई लोगों को ये पता चलना चाहिए काम क्या होता है, वो कभी हुआ ही नहीं है। हरेंद्र जी एक बार जब जीते थे तब उन्होंने जरूर वहां पे मंत्री बने थे और रोडे लाइटों का काम करवाया था। उसके बाद में जो राजनीति चली है वो हमेशा जातिगत बेस चली है, जिसके अंदर जाट राजपूत करवा के कभी चुनाव निकाल लिया। इस बार भी अगर आप चुनाव का ओवरऑल देखें रिजल्ट, तो एक कैंडिडेट के कारण ये वापस जीता है, और वो खड़ा नहीं होता तो ये आज खुद भी हार हाँ, वो जाते। काफी उनको टिकट चर्चाओं में भी टिकट थे। दिलवाने के लिए जयपुर में हाँ, धरने भी लगे दौड़वा थे। की भी की थी, नाटक भी हुए थे। तो अ, ये जब से जीत रहे हैं तब से आप ग्राउंड का ओवरऑल काम देखिए, और लोगों को मतलब पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू यही जीत रहे हैं। 5 साल जैसे इनके पिताजी रहे थे, 10 साल इनके पिताजी रहे, 10 साल खुद रह गए, 5 साल इस भाई रह क्षेत्र से गए। लंबा जुड़ाव उनका। हाँ, बट ग्राउंड का जो काम है, ग्राउंड पे जैसे बेसिक एमिनिटीज होती है, भाई लाइट की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, पानी की आपकी सुविधा हो, और मूलभूत जो मूलभूत सुविधाएं जो है वो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं वही वहां पे नहीं है। लोग सिर्फ वोट किस लिए दे रहे हैं कि भाई ये जाट है, या दूसरा किस लिए खिलाफ भागता है कि अरे यार ये इसके साथ मैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे ऐसे। तो वो चीजें छोड़ के अभी मैंने चुनाव के अंदर भी बोला था हम्म, कि क्योंसर बेल्ट के अंदर 4 सीमेंट के बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। तो एक जैसा अगर आप देखें तो मुंडवा अंबुजा प्लांट लगा है, वो इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट बड़ा प्लांट है। है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है ये। और उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो, उनका काउंट है 15,000, 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बड़ा और प्लांट है। अपने यहाँ एरिया का एक भी बच्चा नहीं लगा हुआ। इसका रीजन क्या है कि जो उनकी पॉलिसी बनी है, जो विधानसभा में उसके जब एक्वायर हुई थी लैंड या पॉलिसियां बनी, उस टाइम किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ना उनका कोई इतना विजन है। तो मैंने पूरे चुनाव में अपने यही बोला, मैंने कहा 4 प्लांट और आ रहे हैं, हर परिवार में से एक बच्चा आराम से नौकरी लग सकता है। आप किसी सक्षम और पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजो, पढ़े लिखे को चुनो, विधानसभा में भेजो, तभी ये देखो चीजें पॉसिबल है। स्थानीय लोगों को स्थानीय रोजगार। लोगों का रोजगार है, स्थानीय लोगों में भी आपको ये ध्यान रख के वहाँ पॉलिसी जब बनती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये आप करवा पाओगे। उसमें अभी तो इस तरह का चल रहा है कि अगर कोई पोस्ट वैकेंट है हम्म, तो उनमें रहने वाले लोग भी आपस में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली। अंबुजा में या मुंडवा वाले में नहीं, ऐसे। नहीं, अंबुजा का अगर आप देखेंगे तो लोकल एक भी बंदा नहीं लगा। अच्छा। हाँ, लोकल छोड़ तो के भी मैं कोई नगण्य मात्रा में होगा। 200 मीटर के आपको पेरिफेरी में आप पता कर लीजिएगा, हम्म। 200 किलोमीटर के पेरिफेरी में कोई भी बच्चा यहाँ वहाँ पे नहीं लगा हुआ। मात्र 12 या 13 है, वो भी मैंने ही लगवाए हैं। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार बन गई और डबल इंजन की सरकार के, तो उनके कहने के हिसाब से डबल इंजन की सरकार है। आप भी चुनाव में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का कैसा स्तर आपने देखा? देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अगर अपन देखें ओवरऑल, तो ये डेवलपमेंट का कम और जातिगत या फिर धर्म का नाम ज्यादा लेते हैं, रिलीजन बेस्ड। रिलीजन बेस्ड। हमेशा आप देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हो कि भाई आप लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़े या उनकी आय कैसे बढ़े। आज आप भी जैसे शाम को घर पे जाते हो तो आपको ये रहता है भाई आज मैंने क्या किया, मेरे को 2 पैसे की बढ़त कैसे हुई। पेट्रोल डीजल के भाव ले लीजिए, एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, भाई हर चीज के अंदर आपको आगे लोगों को सक्षम कैसे बना सकते हैं उस पर ज्यादा काम होना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि धार्मिक बातों में या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ज्यादा हो रही है, जिससे ओवरऑल बिजनेस भी डाउन जाते हैं और देश का नाम भी खराब होता है। कहीं ना कहीं इनको ये चीजें छोड़ के, पॉलिटिक्स होती है हमेशा जो
टू द पीपल फॉर द पीपल, हम्म। और किस तरीके से आप देश को आगे ले जाओगे। तो ये अगर मुद्दे होते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, और उसमें लोगों को भी पता चलेगा भाई हाँ हमारे लिए क्या काम हुआ है। अभी वो आपने जो पीपल वाली बात की थी, अब्राहम लिंकन साहब ने उस समय कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता लेकिन के लिए। इसमें जो थर्ड पॉइंट है जनता के लिए, ये अभी कहीं ना कहीं मिस ये मिसिंग है, लोगों को सोचने का या ऐसा मौका ही नहीं देते। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया इवेंट में उलझा के रखते हैं कि भाई अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो लोग सोच भी नहीं पाते, ना कोई ऐसी चीजों पर ध्यान दे पा रहा है। अभी संसद सुरक्षा में जो चूक हुई थी, हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा था वो कि बड़ा किस मुद्दा बेस पे था। वो अंदर पहुंचे हैं और उनमें कितने लोग थे, अभी भी उनका पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अगर उनके खिलाफ किसी ने भी वहाँ पे हंगामा किया तो उनको सस्पेंड करके पीछे से, हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी कि उस समय वो 6 बिल लेके आए थे केंद्र में, और उसमें ये भी कोटेशन था कि 3 बिल पासेड विदाउट अपोजिशन, बिना अपोजिशन के उन्होंने 3 बिल वहां पे पास कर अपोजिशन को तो सस्पेंड सबको कर बाहर दिया। निकाल दिया था। लोकसभा में बहुमत है, हाँ, राज्यसभा में उनको कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनमें 50% लोग जो सिटिंग उस समय है उनकी उसमें से काउंट होते हैं। काउंट होता है। किसी में विशेष बिल होते हैं जिसमें 2-3 लोग कोरम होने चाहिए, चाहिए तो होता है। उनमें कुछ लोगों को अगर सस्पेंड करते हैं तो पीछे से काम इजी हो जाएगा। अब ये तो देखिए बड़ी पॉलिटिक्स है, बड़े लोग हैं, पर जो ये ट्रेंड चल रहा है वो गलत है। अब अगर चलो अभी तो ठीक है बीजेपी है, दूसरी कोई पार्टी इनकी जगह आ गई तो वो इससे ज्यादा तानाशाही कर देंगे। यानी ये आप एक तरीके से एक ट्रेंड बना रहे हो कि भाई राजनीति कैसे करनी है। आप हमेशा जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका प्रॉपर यूज हो। आपने अगर एक बार गलत काम में लिया तो जो आपके बाद में आएगा वो भी लेगा, उससे 10 क्यों गुना ज्यादा गलत काम क्योंकि उनको पता है कि इनका मिसयूज हुआ फिर भी मिसयूज होना कुछ भी नहीं है। हाँ, और जो नई पीढ़ी नई जनरेशन आ रही है वो आपसे ज्यादा एडवांस है, वो तो एडवांस है। तो वो और ज्यादा आपको परेशान करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र खतरे में है। एक राजस्थान सरकार बनने के बाद में जो भी युवा है, वो एक काफी समय से एक जयपुर में एक आंदोलन चल रहा है। आरएस मेंस का पेपर आरएस है, का जो इशू चल उसकी रहा जो तिथि है उसको बढ़ाने को लेकर के। है। इसमें हुआ क्या कि ये जो तिथि जब घोषित हुई तो समय कम मिला इनको, 3 महीने का समय मिला, स्टूडेंट जो भी परीक्षार्थी है, बीच में आ गई थी इलेक्शन, और आरएस मेंस के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी प्रिपरेशन करते हैं, उनकी ड्यूटी आ गई चुनाव में, उनको समय कम मिला। काफ़ी लंबे समय से जयपुर में इस ठिठुरन में वो आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया डेट का, उससे पहले 1 जून के अंदर एक 4,000 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें पहले से ये सूचना आ चुकी थी कि ये एग्जाम इस तिथि को होगा। अभी वो वहाँ बैठे हैं तो सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, तो आपकी सरकार से किस तरह की अगर इस पे मांग रही? देखिए अभी जो मैंने न्यूज देखी थी 2 दिन पहले किरोड़ी लाल जी भी जाके आए थे, जाते हैं। मंत्री जी जो है, पायलट साहब ने भी अपना बयान दिया था। तो गवर्नमेंट जो बनी है उनको इस चीज पे देखना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आरएस बनेंगे वही बच्चे आगे सरकार चलाएंगे, सरकार और उनके साथ अगर फेयर नहीं होता तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई वो भी आगे फेयर करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं यही अनुरोध अनुरोध करूंगा सरकार से कि भाई जो उनकी डिमांड है, वाजिब डिमांड है, आप पूरी करें। और उनके खुद के मंत्री जाके अगर कमिट कर रहे हैं कि भाई मैं 2 दिन में आपके ये काम करवा दूंगा, तो फिर वो काम होना चाहिए। अभी तक होना चाहिए था, अभी जब तक होना उन पे चाहिए था। डिप्टी सीएम ने भी एक बार संज्ञान लिया, फिर हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे पहुंच गए हैं, मंत्री जाता है मीन सरकार जाती है। सरकार जाती है। आज मुख्यमंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकता तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। तो अगर मंत्री जी वहां जाके बोल के आ रहे हैं भाई 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, तो इसमें अगर डिले हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब सरकार स्टेप नहीं ले पा रही तो ये नाकामी कहेंगे कि भाई आप इतनी जल्दी सरकार बनी, सब कुछ है तो आपके पास, फिर भी अगर आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे। हाँ, उनके साथ में, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठ के अगर चर्चा करें, हाँ, उनके किस तरह की समस्या आ रही है और क्यों आ रही है, इस पे उनको विचार विमर्श की जरूरत है। हाँ, प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ के करें, जो उनकी मांग है वो वाजिब, हर की डिमांड का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो भाई जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं तो वो आपको करना चाहिए। आप रिजिड रह के या अपनी बात पे अडिग रह के कभी भी कोई काम नहीं करवा सकते। खासकर जो बच्चे आरएस में सेलेक्ट होते हैं वो तो क्रीम है, अब उनको आप परेशान करके क्या हासिल करना चाहते हो। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनका चुनाव होगा। हाँ, सही बात है। आपके
जो सिस्टर है ज्योति जी जिन्होंने भी चुनाव लड़ा अभी, हम्म। रिचपाल जी, कैसा रिश्ता है एक आपके बीच में, कैसा तालमेल है सबके बीच में? ओवरऑल फैमिली वाइज बहुत अच्छा तालमेल है। ज्योति दी जो है वो उन्होंने अभी यहाँ से चुनाव लड़ा था। हम्म। और रिचपाल जी के जो लड़के हैं विजयपाल, हम तो बचपन से साथ ही रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी पार्टी चलो ज्योति जी की अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, उनको वो बीजेपी सही लगी तो उन्होंने वो ज्वाइन की है। भाई हमें कांग्रेस सही लग रही है तो हम कांग्रेस में हैं। ये उनका एक स्टेटमेंट हमने ज्योति जी का कोटेशन किया था उस समय जब वो क्यों सर आए थे और नामांकन होना था आपका और उनके भी प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि पारिवारिक रिश्ते हैं, अलग हैं, आज हम पार्टी के लिए हैं और पार्टी के लिए हम हमारी पार्टी की तरफ वोटों की मांग भी करेंगे। तो लोगों ने उसमें ये भी कहा यार आज तो तेजपाल जी के उधर ज्योति जी जा रहे हैं और वोटों की मांग करेंगे। देखिए चुनाव और खेल अगर अपन देखें तो कबड्डी में काका कोई नहीं होता। तो चुनाव में जब आप उतर जाओ, फिर सामने चाहे कोई हो, फिर आपको पूरा जोर लगाना है। तो वो जब बीजेपी से उतर गए तो उन्होंने पूरा जोर लगाया, मैं कांग्रेस से उतरा तो मैंने पूरा जोर लगाया। तो फिर ये रिश्तेदारी जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद में वापस आप रिश्तेदार हो। बट जब आमने सामने आप फाइट कर रहे हो तो रिश्तेदारी फिर नहीं होती। वहाँ नहीं होता। हाँ, तो भाई आपको फिर अपनी ईमानदारी से प्रॉपर फाइट करना ही है। और लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, भाई जीते कैसे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की चली, हाँ। काफी लंबी यात्रा थी और उस समय भी ठंड का मौसम था और उनका जो जज्बा था लोगों ने देखा। हाँ। अभी उनकी न्याय यात्रा शुरू हो रही है, हम्म। तो उस समय भी उनकी यात्रा से स्टेटों में काफी फायदा हुआ। जिस क्षेत्र से उनकी यात्रा निकली वहां वहाँ पे पे गवर्नमेंट बनी, हाँ पॉजिटिविटी आई। पॉजिटिविटी आई थी। उनकी अभी जो न्याय यात्रा चल रही है और एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर के भी चल रहा है, तो राहुल जी की जो ये न्याय यात्रा चल रही है इससे बहुत कुछ फायदा होगा ऐसा लग रहा है। देखिए राहुल जी का जो उन्होंने पहले भी यात्रा निकाली थी तो 2-3 स्टेट्स में काफी अच्छा बेनिफिट हुआ था। और अब जैसे वो ईस्ट टू वेस्ट वापस निकाल रहे हैं यात्रा, तो मेरे हिसाब से इसका भी 100% रिजल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में मंशा है, आज मैं भी कहीं बैठता हूँ या कहीं पे भी गांव में डिस्कस होता है, कोई बात करता है, तो सीधा सीधा ईवीएम के ऊपर सवाल उठता ही उठता है। अभी आपको नॉलेज में होगा कि 2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ईवीएम के ऊपर बकायदा डेमो करके बताया, डेमो करके पब्लिकली पब्लिकली। और उनको 2 घंटे के लिए जेल में भी डाला था, फिर वापस वो फ्री हो गए थे, उन्होंने वापस ये काम चालू किया है। तो ये जो इस तरीके की चीजें हो रही है, जो ये घटनाक्रम है, तो गवर्नमेंट को आगे आके या जो लोगों के मन में दिक्कत है कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है तो ये गलत क्यों है, तो या तो आप चेंज कर दो या जो डाउट्स है वो क्लियर होने जरूरी है। और ये जो राहुल जी यात्रा निकाल रहे, इससे एक तरीके से लोगों में जागरूकता तो आई भी है। और आज जो अपने से एडवांस कंट्रीज है, जो अपने से काफी साल आगे चल रहे हैं, वो ईवीएम यूज नहीं करते, बैलेट पेपर यूज करते हैं। तो फिर अपन क्यों कर रहे हैं? मशीनरी है, इसको हैक भी किया जा सकता है। मशीन है, इसको हैक किया जा सकता है। वीवीपैट का उन्होंने बकायदा डेमो दिखाया है कि भाई वो ब्लैक ग्लास लगा हुआ है, अंदर वो स्लिप नहीं करती, सेम वोट ही वो आपको दिखा देते हैं। तो ये चीजें बहुत इजी है। आज मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, बीटेक कर रखी मैंने, तो मैं कर सकता हूँ भाई ये इस तरीके से होता है, हो सकता है। अगर सामान्य व्यक्ति भी इस तरह डेमो कर रहा है पब्लिकली तो जो तो कहीं ना कहीं लोगों हैकर्स के है उनके दिमाग को तो हाँ हम पहुंच भी नहीं सकते वहां नहीं तक। पहुंच सकते। और आप किसी भी गैजेट को चाहे जैसे चेंज कर सकते हो, चाहे जैसे उसके अंदर कोडिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपका रिजल्ट आ सकता है अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे हैं वैसा। हाँ, जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो ये लोगों के मन में तो मंशा है ही है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग वोट दे रहे हैं उस वोट का लोगों को पता चलना चाहिए, तो इन्होंने वीवीपैट चालू की। वीवीपैट के अब थोड़े नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसके आगे ब्लैक ग्लास लगा दिया। जो ब्लैक ग्लास आया उससे आप एक बार तो वोट दे देते हो, उसका डेमो भी दिखाया कि भाई वो वापस किस पे जा रहा है वो नहीं पता चलता। तो ये कहीं ना कहीं आपके ये शो करता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो राहुल गांधी जी जो लेके चल रहे हैं कोई न्याय यात्रा है जिसके अंदर ईवीएम का भी मैटर है और गवर्नमेंट के भी जो पॉलिसीज है कुछ उनका इश्यूज है। उसमें भी है पॉलिसी। मेन तो ओवरऑल अगर अपन जनरेशन देखें इंडिया की, अभी यंगेस्ट
जनरेशन जो है वो इंडिया में है, फिर भी अपने यहाँ पे जो मेन इशू है वो रोजगार का है। मतलब मैं क्यों सर में घूमा तो मेरे को खुद को ये तकलीफ होती है भाई, जो बच्चे हैं वो उनको ये लगता है कि जो राजनेता है वही सबसे पावरफुल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसको पावर देते हो और किसको नहीं, वो आपका भला कर रहा है या नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। रोजगार मिल नहीं रहे, नई कंपनियां आती है तो वो आपकी जमीन एक्वायर कर लेती है, पर आपके बच्चों को नौकरी नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है वो गलत है। अभी चल भी रहा है एक बड़ा आंदोलन भी हंसदेव जो जंगल बचाने को लेकर के भी, हाँ, वहां पर भी यही हो रहा है कि उनकी बस्तियां हैं उनको उजाड़ा जा रहा है उजाड़ा और जा रहा है। तो राहुल गांधी जी जो ये यात्रा लेके चल रहे हैं, मैं मतलब मेरा मानना है कि इसका 100% असर होगा, और नई जनरेशन को जरूर ये पता चलेगा कि धर्म और आस्था जो होती है वो आपकी एक लिमिट तक होती है, इसको अंधभक्ति कभी नहीं बनाना चाहिए। मैं इसी पे एक सवाल लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो द रेड माइक चैनल है शुक्ला जी का, उनसे भी एक डिस्कशन हुआ था, एक सवाल, बड़ा सवाल था। अभी वर्तमान में राजनीति पे धर्म हावी है या धर्म पर राजनीति हावी है? अभी राजनीति में धर्म हो रही है। राजनीति पे धर्म हावी है। हाँ, जो भी राजनीति हो रही है वो मेनली कैसे न कैसे धर्म पे लेके आ रहे हैं। आज मैं अपना बताता हूँ कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान चालीसा मैं रोज पाठ करता हूँ और मेरे को कंठस्थ याद है पूरी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार मैं किसी के पॉलिटिक्स भी इसी के ऊपर लेके हूँ। ये आप क्या कर सकते हो, आपका क्या विजन है, लोगों का भला कैसे करोगे, और जो नई पीढ़ी है उनको आप क्या दोगे, ये आपकी राजनीति होनी चाहिए। भाई अगर मैं ये इस पोस्ट पे जाता हूँ तो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैंने ये काम किया है, या जो नए राजनीति में आते हैं वो ये बताएंगे भाई मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और 5 साल का टाइम होता है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप काम कर सकते हो। बदलाव के लिए 5 साल। बदलाव, हाँ, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप 5 साल का टाइम आपके लिए बहुत है, उसमें काम करके दिखाओ। और नहीं कर सकते तो ये फिर जनता पे डिपेंड करता है भाई उसको चेंज करो। अभी क्या हो रखा है कि 5 साल गोलमोल करके निकल जाते हैं और वही धार्मिक बातों में उलझा के रखा हुआ है। जो चुनाव का समय आता है तो उनमें ऐसे मुद्दे सामने लेकर के आ जाते हैं जिनसे हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को भटकाया जा सके। भटकाया जो जा सकता वास्तविक जो जरूरतें थी पूरी नहीं हुई है तो भी उनको आसानी से भटकाया जा सकता है। है। अपने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कुछ 2-3 चीजें साइंटिफिक आपको बताता हूँ। जैसे अभी यूएस में चलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और अपने जैन धर्म में चलता है कि भाई वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। तो आप किसी भी चीज को अगर लोगों को मनवाना है तो उसको धर्म से जोड़ दो। जैसे मंगलवार का फास्ट रखते हैं तो रीजन क्या है कि वो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें जो एक्स्ट्रा फैट है या जो भी डिपॉजिट जम गया है वो साफ हो जाए एक दिन अगर आप फास्टिंग करते हो तो। या बोलते हैं भाई आप सूर्यास्त के बाद मत खाओ, तो उसका रीजन क्या है कि भाई आपकी मेटाबॉलिक रेट जो है डाउन हो जाती है, तो उसके कारण आप खाते हो तो फैट जमा होता है। तो ये जो है साइंटिफिक चीजें आप अगर धर्म से जोड़ दोगे लोग मानने लग जाएंगे। राजनीति में भी ये कर दिया है कि धर्म से राजनीति को जोड़ दो तो वो राजनीति उसके पीछे चली जाएगी। जो अब एक्चुअल मुद्दे हैं उन पे बात उनको तो करने, छोड़ दिया उनको लोगों छोड़ ने रहे हो। और पूरा का पूरा धर्म पे लिया और उनको अपने पीछे डाइवर्ट कर लो। तो ये गलत है, तरीका गलत है। 100% समझेंगे लोग, पर तब तक इतनी देरी हो जाएगी भाई आप फिर वापस रिवाइव करने में, बहुत वापस टाइम आपको लगेगा। उस पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगेगा। आप अपने यहाँ का इलेक्शन देखो और बाहर के लिए इलेक्शन देखो, करीब करीब जो इलेक्शन में जो पैटर्न है या लोगों की भावना है, 50 से 100 साल का फर्क लगता है मेरे को। अपने यहाँ पे लोगों को क्या लगता है भाई इस बार ये जीतेगा तो अपने को ये इस तरीके से सब मिल जाएगा, जबकि होता कुछ नहीं है। जो आपकी रेट है, जो आपका बढ़ने की ग्रोथ रेट है वो हमेशा 7 से 10% रहती है। आप बहुत ही एफिशिएंट बहुत अच्छे हो तो आप 11-12 पहुंचा सकते हो। इस गवर्नमेंट में कभी भी 6% से ऊपर नहीं गई है, और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा रहा है, ग्रोथ रेट से इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है, जिससे जो नॉर्मल आदमी वो गरीब ही हो रहा है। एक अभी जैसे नए वोटर्स हैं, वो आप धर्म वाली बात आपने की तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं। नए वोटर से पूछा जाता है तो वो एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है और नए हेल्थ की बात कर रहा है और नो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, किसी की भी बात नहीं कर रहा है। बस वो एक रिलीजन के तहत ही अपना पूरा पूरा एजेंडा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी पार्टियों को भी ये लगता होगा ना कि हम बाकी मुद्दों पे क्यों खर्च करना जब हमारा काम एक तरह से चल रहा है।
ये आपने सही बोला है हरिराम जी। जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो हिंदू मुस्लिम है, या मैं सोशल मीडिया का भी बोलूंगा, कुछ व्हाट्सएप हो गया, इन पे जो गलत प्रचार चल रहा है उसके भ्रामक कारण जो उस फैलाए। हाँ उसमें लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लग गई कि यार ये हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। जो बिना मतलब का जो डर होता है वो पैदा करके आप लोगों को डरा के वोट ले रहे हो, तो ये गलत है। ओवरऑल जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी गलत है, और जो आने वाला टाइम होगा उसमें देश के लिए तो 100% नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान भी इतना बड़ा होगा, जैसे आज आप श्रीलंका की हालत देखो, आप पाकिस्तान की हालत देखो, बांग्लादेश का देख लो, तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे भी ये पोजीशन आ जाएगी। अगर आप आज जो डेट रेशियो देखते हैं कि भाई कर्ज कितना लिया हुआ है, तो कर्ज तो बड़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। पिछले 50-60 सालों में जितना कर्ज हुआ था उससे डबल 15 साल में ले लिया। तो डेवलपमेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाके, गवर्नमेंट का हमेशा तरीका क्या होता है कि गवर्नमेंट चल रही है तो वो लोगों के टैक्सेशन पे गवर्नमेंट नहीं चलनी चाहिए। गवर्नमेंट, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास इंडस्ट्रीज है, आप जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है वो लगाओ और फिर उनसे रेवेन्यू कमा के जो लोगों भी का भला रेवेन्यू। करो। हाँ, ये होता है काम करने का तरीका। जो नेहरू जी ने किया था वो ये पैटर्न था, जिसमें आप इंडस्ट्रीज डेवलप करो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगाएगी, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे जो आय होगी वो लोगों में देंगे, जिससे देश की ग्रोथ होगी। अब की हुआ क्या है, उन इंडस्ट्रीज को तो बेच दिया गया है और लोगों के टैक्सेशन का, उसी बेस पे। फ्यूल चार्जेस, जीएसटी ये बढ़ा के लोगों से ही लेकर अब उन पे खर्च कर रहे हैं। जो ये तरीका है, इसमें कहीं ना कहीं आप आम आदमी को मार रहे हो। जो तेरा पैसे तेरा वाले, तुझको अर्पण है। हाँ, जो पैसे वाले उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। ये है, मतलब जो अभी चल रहा है वो ये चल रहा है। मैं एक लाइव सवाल लूंगा आपसे। अभी की जो यूथ है उनमें एक नशे की प्रवृत्ति, हम्म। और एक कहीं ना कहीं मेंटली पता नहीं वो किस तरह डिस्टर्ब है, एक जो घटनाएं होती है बहुत सारी, किसी के साथ मारपीट मारकाट। अभी जोधपुर साइड में हमने देखे हैं कि चोरी के एवज में भी हत्याएं हो रही हैं, गले काटे जा रहे हैं। तो ये युवा किस तरफ जा रहे हैं अभी, इनको किस तरफ वापिस कैसे मोड़ा जा सकता है एक अच्छे फील्ड में? अ, मैं, हाँ, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा राम जी कि जैसे मेरी एज है 38 अभी, हम्म। और जब कॉलेज में थे तब ये जो नशे होते जैसे ड्रग्स और अपने ये एमडी अभी चला है, अभी एमडी चला है। ये होता था कि भाई बहुत रिच लोग, सुपर रिच लोग हैं जो दुबई में बैठते हैं या बॉम्बे के हॉलीवुड बॉलीवुड वाले वही यूज करते हैं। आज अगर अपन देखें तो आप अपने यहाँ नागौर में, डेगाना में, कुचिरा में, हर किसी के पास ये पुड़िया मिल जाएगी, वो नशे कर लेते हैं। और ये जो मेरे मतलब मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उनसे पुलिस में भी हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा ये क्या रीजन है कि भाई ये इतना एडिक्ट कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि 2 बार 3 बार लेते ही वो एडिक्ट हो जाएगा, चौथी बार उसको वो लेनी पड़ेगी ड्रग्स। सोते। हाँ, अगर नहीं लेगा तो उसको क्रैम्प चलना या मेंटल जैसी हरकतें करना वैसा हो साइड इफेक्ट जाएगा, भी उसके। साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो मैं, जो नई जनरेशन है, जो नए युवा है, उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा भाई ड्रग्स या जो भी नशे हैं, चाहे आप तंबाकू भी खाते हो तो उनसे अवॉइड करो। और जो आपकी लाइफ है वो बहुत प्रीशियस है। हमेशा हर किसी का टफ टाइम आता है, हर किसी का अच्छा टाइम आता है, मुश्किल समय आता है, और परेशानियां सभी को होती है। जो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी उतनी बड़ी परेशानी होगी। तो हमेशा स्ट्रगल करते रहो, और जीत 100% उसी की होगी जो स्ट्रगल करेगा, जो लड़ेगा ग्राउंड पे। आप नशे करके अपने आप को तो खत्म कर ही रहे हो, उसके साथ में अपने परिवार को भी आप खत्म कर दो। तो मैं आपके चैनल से, द सरफेस से, यही कहना चाहूंगा कि भाई आप भी इसके लिए जागरूक करें, और खासकर युवाओं में एक पॉजिटिविटी लाए कि भाई हमेशा स्ट्रगल करो, आप आगे तो बढ़ोगे और आने वाला टाइम आपका है। बट ये नशे के साथ अगर आप करते हो तो आप अपने परिवार को और अपने देश को खत्म कर रहे हो। तो हमारा जो आज का ये शो था शख्सियत, उनमें हमारे साथ में जो तेजपाल जी थे, इनसे हमने उन तमाम मुद्दों पे बात की जिनका सुझाव हमें लोगों से मिला कि आप अगर उनके पास में जाए तो ये चर्चा जरूर करना, ताकि हमें उनके जो अनुभव है हमारे तक पहुंचे और हमें उनसे कुछ सीखने को मिले। हमने सर से सकारात्मक चर्चा करी, लंबा समय हमने सर के साथ में बिताया और बहुत ही अच्छा एपिसोड ये हमारा हो रहा है।
तो एक बार पुनः हम तेजपाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और आप सबसे जो भी ऑडियंस है उनसे यह कहेंगे कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद में अच्छे से समझें और इसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके वो अपने जीवन में इसको उतारें। फिर एक नए शो में हम नई शख्सियत के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।